सोचो एक छोटी सी मैच स्टिक, एक हल्की सी स्ट्राइक और कुछ ही सेकंड्स में एक चमकती हुई फ्लेम। ये फ्लेम असल में है क्या? क्या ये सिर्फ हीट है या कुछ और अगर फ्लेम है तो क्या फ्लेम एक सॉलिड है, लिक्विड है या कोई गैस? और अगर सिर्फ ये हीट है तो हमें ये फ्लेम ऑरेंज कलर में क्यों दिखाई देती है? कभी वाइट, कभी ब्लू और कभी कभी तो स्मोक के साथ रेड फ्लेम्स भी हमें दिखाई देती है। और अगर अर्थ पर फायर इतनी कॉमन है तो स्पेस में फायर कैसी दिखेगी? क्या बिना ऑक्सीजन के फायर जल सकती है? और अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें तो क्या फायर डिसअपियर हो जाएगी? आज हम सिर्फ फायर को ही नहीं समझेंगे, हम उस फिजिक्स को भी समझेंगे जो हर कैंडल, हर बोनफायर, हर रॉकेट लॉन्च और यहाँ तक कि सूरज को भी एनर्जी देती है। आज का टॉपिक है द फिजिक्स ऑफ फायर। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं, फायर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं फायर किस मटेरियल से बनी होती है, शायद आप कहेंगे हीट या एनर्जी, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। फायर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन का विजिबल रिजल्ट है। जब भी फायर के एटम्स को हम ऑक्सीजन के एटम्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी को हम कंबशन कहते हैं। कंबशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहला फ्यूल का होना बहुत ज़रूरी है और सेकंड ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर ही कंबशन करते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो फ्यूल बर्न ही नहीं हो सकता। इस दुनिया में फायर अगर है तो उसके साथ ऑक्सीजन ही है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो इस दुनिया में कोई भी फायर बर्न नहीं हो सकती। लेकिन कंबशन सिर्फ हीट प्रोड्यूस नहीं करता, ये प्रोड्यूस करता है लाइट, हीट, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही ज़्यादा स्मोक। इसलिए जब हम फ्लेम देखते हैं हम असल में जलते हुए मटेरियल्स को नहीं बल्कि रिएक्शन के दौरान एक्साइट हुए पार्टिकल्स को देख रहे होते हैं। फायर एक ऑब्जेक्ट नहीं, ये कंटिन्यूस चलने वाली एक रिएक्शन है। अगर फायर को सर्वाइव करना है तो उसे तीन चीज़ों की ज़रूरत है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं द फायर ट्रायंगल। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट। इमेजिन करो वुडन स्टिक को। वुड एक फ्यूल है, एयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, अब बस एक स्पार्क की जरूरत है। जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वुड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होना शुरू कर देते हैं तब गैसेस रिलीज होती हैं। ये गैसेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और फ्लेम बन जाती है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ को हटा दें तो फायर तुरंत खत्म हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल पर फायर एक्सटिंग्विशर काम करते हैं। कुछ हीट को हटा देते हैं, कुछ ऑक्सीजन कम कर देते हैं और कुछ फ्यूल को आइसोलेट कर देते हैं। अब सवाल उठता है फायर को ऑक्सीजन की ही जरूरत क्यों पड़ती है? रीजन सिंपल है, फायर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन के एटम फ्यूल के कार्बन और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करते हैं। इस रिएक्शन के बाद नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं और केमिकल बॉन्ड्स की रिअरेंजमेंट के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में बाहर निकलती है। इसी वजह से फायर जलती रहती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, प्योर ऑक्सीजन में फायर और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इसी वजह से हॉस्पिटल और रॉकेट सिस्टम में ऑक्सीजन हैंडलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स हैं। जब केमिकल बॉन्ड्स टूटते और नए बनते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रीमली फास्ट मूव कराने लगती है। और मॉलिक्यूल्स की फास्ट मोशन का मतलब है हाई टेम्परेचर। कैंडल्स का टेम्परेचर लगभग 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। एक गैस स्टोव की ब्लू फ्लेम का टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है और एक ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग फ्लेम 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर तक पहुंच सकती है। इसी वजह से कुछ फ्लेम स्टील तक को मेल्ट कर सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, फ्लेम का हर पार्ट इक्वली हीट नहीं होता। इसका सेंटर कंपैरेटिवली कूलर होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फ्लेम के आउटर मोस्ट पार्ट पर होता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि फायर एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन एक और फैसिनेटिंग सवाल है कि फायर हीट और लाइट है तो हर फ्लेम का कलर अलग क्यों होता है? कभी कैंडल की फ्लेम येलो होती है, कभी गैस स्टोव की फ्लेम ब्लू और वेल्डिंग टॉर्च की फ्लेम ऑलमोस्ट वाइट। इसका जवाब छुपा है टेम्परेचर, कंबशन एफिशिएंसी और एक्साइटेड एटम्स के बिहेवियर में। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू फ्लेम की। ब्लू फ्लेम तब बनती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है।
फ्यूल कम्प्लीटली बर्न होता है, इनकम्प्लीट कंबशन बहुत ही कम होती है। इसी वजह से ब्लू फ्लेम ज़्यादा हॉट और एफिशिएंट होती है। इसीलिए एलपीजी की गैस स्टोव में हमें ब्लू फ्लेम दिखाई देती है। अब येलो या ऑरेंज फ्लेम की बात करते हैं। कैंडल्स की फ्लेम येलो क्यों होती है? जब कैंडल जलती है सबसे पहले वैक्स मेल्ट होती है, फिर ये लिक्विड वैक्स वेपर्स में कन्वर्ट होती है और वेपर्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। लेकिन वैक्स के सेंटर में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से कंबशन नहीं हो पाता। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम सूट कहते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट हो जाते हैं। ये ग्लोइंग पार्टिकल्स येलो और ऑरेंज लाइट एमिट करते हैं। इसी वजह से कैंडल की लाइट येलो होती है। अब वाइट फ्लेम हाई टेम्परेचर को इंडिकेट करती है। जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम के ऑलमोस्ट सारे कलर एमिट होने लगते हैं, तब फ्लेम वाइट दिखने लगती है। इसी तरह वेल्डिंग टॉर्चेस और कुछ इंडस्ट्रियल बर्नर्स में वाइट फ्लेम देखी जा सकती है। और अगर आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कॉपर सॉल्ट्स को फ्लेम में डालें तो फ्लेम ग्रीन हो जाएगी। सोडियम येलो कलर देता है, पोटेशियम वायलेट और लिथियम क्रिस्मन रेड। ये इसलिए होता है क्योंकि हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स एक अलग एनर्जी लेवल पर एक्साइट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आते हैं तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं। इसी प्रिंसिपल को साइंटिस्ट अननोन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। इस टेक्निक को फ्लेम टेस्ट कहते हैं। फायर का कलर सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं होता, वो हमें उसके टेम्परेचर और केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी बताता है। अब एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, अक्सर लोग कहते हैं फायर एक प्लाज्मा, लेकिन क्या ये सच है? इसका आंसर है कभी हाँ कभी ना। मैटर की 4 कॉमन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अक्सर प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। ये तब बनता है जब गैस इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएं। रिजल्ट पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर। इसी आयनस गैस को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब सवाल, क्या कैंडल की फ्लेम प्लाज्मा है? मोस्टली नहीं। एक नॉर्मल कैंडल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि उसकी गैस आयनाइज हो जाए, लेकिन हाँ, फ्लेम के कुछ छोटे रीजन में कुछ ना कुछ आयनाइजेशन होती है, लेकिन ओवरऑल कैंडल को प्लाज्मा नहीं माना जाता। अब सूरज की बात करते हैं। सन का ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रक्चर प्लाज्मा से बना हुआ है। लाइटनिंग भी प्लाज्मा है। न्यून साइंस में जो चमक दिखती है वो भी प्लाज्मा की वजह से होती है, और फ्यूजन रिएक्टर्स में भी प्लाज्मा यूज होता है। यानी हर प्लाज्मा ग्लोइंग होता है, लेकिन हर ग्लोइंग फ्लेम प्लाज्मा नहीं होती। ये डिफरेंस हमें समझना बहुत जरूरी है। फायर और प्लाज्मा दोनों ब्राइट दिखती हैं, लेकिन उनकी फिजिक्स अलग है। अब तक हम नॉर्मल फायर की बात कर रहे थे, लेकिन कभी कभी कंबशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक्सप्लोजन हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ स्पीड का है। नॉर्मल फायर में कंबशन रिलेटिवली स्लो होती है, हीट ग्रेजुअली रिलीज होती है, लेकिन एक्सप्लोजन्स में रिएक्शन मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो सकती है। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज हो सकती है। इसी एनर्जी की वजह से गैसेस रैपिडली एक्सपेंड करती है। रैपिड एक्सपेंशन सराउंडिंग एयर को कंप्रेस करती है और एक पावरफुल प्रेशर वेव क्रिएट होती है, और इसी प्रेशर वेव को हम शॉक वेव कहते हैं। कई बार बिल्डिंग्स को एक्चुअल फ्लेम से ज़्यादा डैमेज शॉक वेव करती है। इसी वजह से इंडस्ट्रियल प्लांट्स में कंबस्टेबल डस्ट को बहुत केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। आटा, शुगर पाउडर, कोल डस्ट और मेटल पाउडर भी हवा में सस्पेंड होकर डेंजरस एक्सप्लोजन कर सकते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रीज में वेंटिलेशन, स्पार्क कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सप्लोजन सिर्फ मूवीज का ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं, बल्कि एक्सट्रीमली फास्ट कंबशन की फिजिक्स है। अब एक सवाल, अगर फायर इतनी डेंजरस है तो साइंटिस्ट इसे कंट्रोल करके रॉकेट कैसे उड़ा देते हैं? रॉकेट इंजन कंट्रोल कंबशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। रॉकेट के कंबशन चेंबर में फ्यूल और ऑक्सीजन को केयरफुली मिक्स किया जाता है। रिएक्शन से बहुत हाई टेम्परेचर पर गैसेस बनती हैं। ये गैसेस नोजल से बहुत हाई स्पीड पर बाहर निकलती हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितनी फोर्स गैसेस पीछे की तरफ पुश करती हैं, उतनी ही फोर्स से रॉकेट को आगे की तरफ पुश मिलता है। इसी को हम थ्रस्ट कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होती, तो रॉकेट कैसे चलता है? रॉकेट अपना ऑक्सीडाइजर अपने साथ ही लेकर चलता है। इसी वजह से रॉकेट वैक्यूम में भी कंबशन कंटिन्यू रख सकता है। इसी प्रिंसिपल ने ह्यूमंस को मून तक पहुंचाया, और इसी प्रिंसिपल की वजह से हम लोग सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचा पाते। फायर सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं, ह्यूमन सिविलाइजेशन की ग्रेटेस्ट इंजीनियर अचीवमेंट का फाउंडेशन भी है। आज हमने देखा कि फायर सिर्फ जलती हुई चीज नहीं है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये रिएक्शन है, और ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। हमने समझा फायर को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, फ्लेम के कलर्स क्यों बदलते,
हर फ्लेम प्लाज्मा नहीं होती। एक्सप्लोजन और नॉर्मल कंबशन में क्या डिफरेंस है और कैसे इसी फायर ने रॉकेट को स्पेस तक पहुंचाया। एक छोटी सी कैंडल से लेके सूरज की एनर्जी तक फायर ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप दिया। इसी ने हमें खाना बनाना सिखाया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सिखाया और मेटल को पिघलाना भी सिखाया। और इसी ने हमें स्टार को समझने का रास्ता दिया। साइंस हमें ये सिखाती है कि किसी छोटी चीज में भी एक पूरा यूनिवर्स छुपा होता है। फायर को देखना आसान है, लेकिन उसे समझना फिजिक्स का एक सफर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बता देना कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।